वैचारिक पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने भारत का संविधान, मंडल कमीशन जैसी नायाब चीज़ें इस देश को दी हैं, जिससे कि ये देश एक बेहतर देश बन सकता था और बन रहा है। वो और बेहतर कैसे बने, उनके सपनों का भारत कैसे बने, आज के समय में बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका है, तमाम लोगों की क्या भूमिका है, उस पे एक गोष्ठी, एक सेमिनार जैसा एक कार्यक्रम था, जिसमें ये संकल्प लिया गया कि संविधान को जलाने और नष्ट करने वाले दौर में संविधान को बचाने और बनाए रखने की लड़ाई ऐसे वैचारिक कार्यक्रमों से जारी रहेगी। सर, मोदी जी ने अभी एक बयान दिया है कि हमारी जान बच गई, कैसे देखते हैं मोदी जी के इस बयान को? वो एक नौटंकी है और नौटंकबाजी है। अभी यूपी में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने यही प्रधानमंत्री गए थे और सिक्योरिटी घेरे को तोड़ करके एक व्यक्ति टोपी पहनाने आए तो टोपी पहन लिए। अब पूरे देश को टोपी पहना रहे हो। रैली में कोई पहुंचा ही नहीं था और इनको जाना था हेलीकॉप्टर से, अचानक कह दिए ट्रेन बाई रोड जाएंगे। ये इस देश में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी के लिए लोगों की जानें ले ली, लोगों को दंगाई बना दिया। आज सबूत दे दें कि वो क्या सिक्योरिटी घेरा नहीं तोड़ते हैं। और दूसरा बात ये कि जो आसपास लोग हैं वो तो बीजेपी के झंडा लिए हुए थे, तो ये तो उन्हीं के लोग थे। तो ये अब वो खुद साबित करें। बाकी देश की जनता जानती है कि इस देश में क्या हो रहा है। इस देश में मनमोहन सिंह के ऊपर हमला हुआ, जेएनयू गई इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह दोनों, उनका छात्रों ने विरोध किया, गाड़ी पर कूद गए काला झंडा लेकर के। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जेएनयू के वाइस चांसलर को थैंक यू बोल देना कि मैं जिंदा वापस चला आया। ये एक भाषा नहीं है। इस समय देश में इंसानों, दलित बहुजनों की ज़िंदगी की गरिमा जिस तरह ध्वस्त हो गई है ना, वैसे ही प्रधानमंत्री पद की गरिमा ध्वस्त हो गई है। अब कुछ भी बोला जा रहा है, नफ़रत का व्यापार हो रहा है ताकि कुर्सी किसी तरह बची रहे। मैं तो आम लोगों को कहता हूँ, भैया अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय, संविधान, ये सब बचाने के लिए कुछ लड़ सकते हो तो लड़ लो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ बड़ी आलोचना करेंगी। आने वाली पीढ़ियाँ आपसे नफरत करेंगी कि आपके सामने ये सब हो रहा था, आप तब क्या कर रहे थे। हाँ, ये जो अभी समय मीडिया बढ़ चढ़ के दिखा रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मीडिया 2014 के पहले ही एक बहुत बड़ा तबका 80 से 90% मीडिया घरानों का अंबानी और अडानी ने खरीद लिया है। उनमें उन्हीं का पैसा लगा है। उस एक घराना है, पूंजीपतियों का घराना है, जिन्होंने पहले मीडिया खरीदा, फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को खरीद लिया। 10,000 करोड़ रुपए में उनके पूरे चुनाव प्रचार का खर्चा हुआ और उसके बाद उनको चुनाव जितवाया गया और अब उनके हाथों पूरे देश को बेचा जा रहा है। तो ये जो मीडिया है, जब उनकी पैसा उनमें लगा हुआ तो उनके खिलाफ सरकारें क्यों करेगी। मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांग लिया गया, कोलगेट घोटाला हुआ था तो क्या ठेले पर मनमोहन सिंह कोयला बेचने गए थे। लेकिन इस सरकार में जितने घोटाले हुए, जितने भी चीज़ें हुई, अब मीडिया चौथा स्तंभ बनने के बाद जनता से सवाल करने के, प्रधानमंत्री और सरकार से सवाल करने के बजाय जनता से ही सवाल कर रहे हैं। तो जनता की खबरों और जनता के सवालों को दबाया जाए, मीडिया वो भूमिका निभा रही है। इसलिए ही प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अरे आप देखिए ना, आपके घरों में टीवी चलता है, आप देखिए कि आपके बच्चों के कितने सवाल, आपके चूल्हे की जो आग जलती है, एलपीजी गैस से लेकर के 50 किलो खाद में 5 किलो कम हो गई, सांड घूम रहा है पूरा, हर खेत में घूम रहा है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा हो गई, स्कूल कॉलेज बर्बाद हो गए, कोरोना में सारा कुछ हो सकता है, स्कूल नहीं खुल सकता है क्या, स्कूल बंद है, रैली हो रही है। दिन में रैली करो, रात में कोविड मैनेजमेंट के लिए कहो कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। ये नौटंकी हो रही है इस देश में। उस नौटंकी मीडिया भी शामिल है। इसमें एक तरीके से अभी ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जबकि वो पहले नहीं बनाए गए। चुनाव आ गया है ना, नवंबर तक देना था। इस देश में किसी की मदद करती जाती थी तो कहा जाता था कि ऐसी देनी देन जो कहीं समझाओ सहन, और तासो कहिए सहन में जो कुछ समझे बहन। तो वो एक फ़कीर था, वो अपना जो दान देने के लिए राजा आया ना, तो उस राजा ने अपनी फ़ोटो लगवा दी। तो फ़कीर ने उससे कहा कि ऐसा दान तुम्हारा मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता जिसको तुम प्रचार कर रहे हो। मुट्ठी बंद करके हमारे यहाँ दान दिया जाता है। यहाँ बाढ़ पीड़ितों से लेकर के कोरोना में जो खाने के लिए दिया जा रहा अनाज, सब पे बड़ी बड़ी फोटो लगी है पीएम और सीएम की। तो ये प्रचार हो रहा है कि मदद हो रही है। और उसके बाद चुनाव तक ये सब किया जाएगा। चुनाव के बाद फिर हाथरस होगा, चुनाव के बाद कठुआ गैंगरेप होगा और उन्नाव होगा। चुनाव के बाद जो है ठोक दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा इस देश के लोगों का और प्रदेश के लोगों पे। चुनाव, अब आपके पास एकमात्र वोट का अधिकार था, आपका वोट अब खरीदा जा रहा है। ये जो 500 रुपये, 1000 रुपये दिया जा रहा है, आप उनसे 1000 रुपये का एलपीजी गैस खरीदवा रहे हो, 100 रुपये की पेट्रोल खरीदवा रहे हो, खाद 5 किलो कम कर दी, वहाँ पैसा लूट रहे हो और फिर वापस पैसा उन्हीं को दे रहे हो। दुनिया भर में वैक्सीन फ्री लगाई गई, कहीं प्रधानमंत्री ने प्रचार नहीं किया। हमारे देश में प्रचार हो रहा है कि थैंक यू मोदी जी, फ्री में वैक्सीन दे।
वैक्सीन पूरी दुनिया में फ्री में लगाई जा रही है। तो ये प्रचार पर टिके हुए लोग हैं। यूपी के मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, प्रचार दिल्ली में हो रहा है। अरबों रुपया इस देश का आम जनता का, माचिस भी खरीदता है कोई ना तो उसमें टैक्स देता है। इस देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए। आज आपको पैसा दिया जा रहा है और दूसरे हाथ से पैसा लिया जा रहा है। इसके बावजूद भी योगी जी कह रहे हैं 350 पार। नेता अपनी बात कहेगा, वो जीत भी सकते हैं। बिहार में तो जीत भी गए। इस देश में लोकतंत्र कितना बचा ये हम जनता को तय करना है। जनता चुने, आपको जो करना है आप वो करो। आपको अगर लगता है कि धर्म संकट में है तो जाओ उनको वोट दो। आपको लगता है कि हमारे बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार संकट में है तो उस तरह से वोट देना चाहिए। हम लोग बुद्धिजीवी, हम लोग किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए समाज में, तो बाकी जनता को तय करना है। आप देख लो आपको क्या करना है। आपके बच्चों का भविष्य किसके यहाँ सुरक्षित है, कौन आपके बच्चों की चिंता कर रहा है और कौन आपके बच्चों को दंगाई बना रहा है, ये देख लो, आपका काम हो जाए। जी, अपने बारे में जैसा आपने बताया, क्या प्रोफेशन है आपके? दिल्ली से हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जो ठेके पर रखा गया हूँ, अभी परमानेंट भी नहीं हूँ। 12 साल से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी क्लासरूम में मैं जैसी नौजवानों की पीढ़ी तैयार करना चाहता हूँ, एक वैज्ञानिक सोच समझ वाली समावेशी पीढ़ी जो सबके साथ न्याय और हक के लिए लड़े, तो वो काम करने के लिए जैसे मैं क्लास में काम करता हूँ वैसे ये दुनिया, ये समाज मेरा एक क्लासरूम है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जैसा क्लासरूम चाहता हूँ वैसा समाज भी बना पा रहा हूँ या नहीं। तो उस भूमिका के लिए मैं ये काम करता हूँ ताकि मैं ये बात समझा सकूँ कि मेरे ही आंखों के सामने ये सब हो रहा है ना, तो मैं जो समझ रहा हूँ उसको समझाऊँ भी। ये बतौर प्रोफेसर, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बतौर जिम्मेदारी मेरे नागरिक होने की है कि मैं अपनी नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाऊँ, और वही मैं काम कर रहा हूँ।